बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करेंगे कैलकुलस। पैरेलल हमारा कम्प्लेक्स नंबर भी शुरू है, लेकिन मैं अलग से कैलकुलस की भी लेक्चर शुरू करूंगा और कम्प्लेक्स नंबर के भी, ताकि पैरेलल में दो चैप्टर्स ख़त्म हो। अच्छा, तो व्हाट इज़ कैलकुलस और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसमें कौन कौन से हमारे ब्रांचेस आते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको ये पढ़ना होगा। अच्छा, तो पहले मैं इसकी हिस्ट्री बता लेता हूँ कि कैलकुलस आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर अगले लेक्चर्स में मैं लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वगैरह सब एक्सप्लेन करके दे दूंगा। तो आप लोगों को ये कहानी तो याद होगी कि एक एप्पल था, वो न्यूटन के सर पे गिरा था और फिर उसने ग्रेविटी ईजाद कर ली थी। बेसिकली इस तरह हुआ नहीं था, ये वैसी कहानी है जो एक्चुअल था। उसने एप्पल को फॉल करते हुए देखा था। फिर उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर एप्पल गिरता है, अगर ऊपर से उसको रिलीज किया जाए ना, तो क्या फिर मून गिरता है? हाँ, मून गिरता है, लेकिन ये फ्री फॉल में है। अर्थ गिरता है, हाँ बिल्कुल गिरता है, लेकिन फ्री फॉल में है। तो वो ये प्रूव करने बैठ गया कि अब मैं इसको किस तरह प्रूव करूं कि हाँ ये फॉल तो कर रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं। इसी वजह से उसने इसको ग्रेविटी है कि ग्रेविटी तो गिराता है चीज को, उसने उसको नाम ग्रेविटी दे दिया, लेकिन उसको उसके कॉज का पता नहीं था। और कॉज का अभी तक पता नहीं चला, हालांकि जब अभी रिसेंटली 20th सेंचुरी में ग्रेविटॉन्स जब आ गए, इन्होंने मतलब इसकी इन्वेंशन ने बता दिया कि हाँ ये गिरती है, लेकिन ये तो फिजिक्स की बात है। तो अब न्यूटन ने सोचा कि चलो ये तो हम पता लगा सकते हैं ना कि इसने एवरेज डिस्टेंस या एवरेज स्पीड कितनी होगी, मैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम कर लेता हूँ। लेकिन न्यूटन ने कहा कि नहीं, इस तरह का नहीं, मुझे इसकी ये स्पीड चाहिए या एक इंस्टेंट पे स्पीड चाहिए। किस तरह मैं बताता हूँ। ये एप्पल गिर रहा है, यहाँ तक गिरा, सपोज इसने 5 सेकंड्स में गिर गया, सही है। न्यूटन ने कहा कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका 2.1 सेकंड में, मतलब जब टाइम हो गया 2.1 बिल्कुल एग्जैक्टली 2.1, तब इसकी स्पीड क्या थी। अब ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब इतने एक छोटे से इंटरवल या एक इतने छोटे इंस्टेंट पे स्पीड निकालना बहुत मुश्किल था। इससे पहले आप लोगों को एक सेट, इसका नाम सुना होगा, गैलीलियो। वो एक हम इक्वेशन ऑफ मोशन है, S = VIT + 1/2AT²। एक्चुअली इसका प्रूफ सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। उसने जो प्रूफ दिया था वो बहुत लंबा था, वो एक शॉर्टकट है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। शायद आप लोग जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा हो उनको पता भी होगा। उसने आखिर में ये इक्वेशन डिराइव की थी, 1/2 × 10 लिया था उसने, और t² उसने 1 लिया था, तो सॉरी t² इसने नहीं लिया था, तो 5t² आया था, सही है। तो ये 5t², लेकिन इससे ज़्यादा अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी मतलब बॉडी को ऊपर से गिराऊं, अगर ऊपर से गिराऊं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई और आखिर में एक्सप्रेशन ज्यादा है। लेकिन उसमें इसने यही रूल अप्लाई किया था कि उसने del x टेंड टू 0 किया था। अब व्हाट इज del x टेंड टू 0, ये हम लिमिट्स में पढ़ेंगे। लेकिन कैलकुलस आया क्यों, उसकी वजह ये थी कि न्यूटन ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर एप्पल गिर करता है तो ये वो मून क्यों नहीं फॉल करता है। लेकिन मून फॉल करता है, लेकिन फ्री फॉल मोशन करता है। और सबसे पहले इसका जो आंसर दिया था वो भी न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के पास एक साइंटिस्ट आया था, एडमंड हेली नाम था उसका। एक कॉमेट था, उन दिनों आता था, ब्रिटिश के ज़माने में ये रूल था कि वो अगर कोई कॉमेट आता था तो उसका ये मतलब था कि वो किंगडम जाने वाली है, मतलब दूसरे उसके जो वायरस था वो आने वाला था। मतलब ये काइंड ऑफ ट्रेडिशन या एक सोच बन गई थी। जिस तरह हम कहते कि काली बिल्ली को रास्ते में देख लो तो मामला खत्म। तो उस कॉमेट का जो एक्चुअल वो टेलीस्कोप से किसी ने देखा था, वो पहली बार न्यूटन ने जो टेलीस्कोप बनाया था, शायद आप लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी कि न्यूटन को सबसे पहले रिकॉग्निशन भी अपने टेलीस्कोप से मिली थी। वो उसने इस एडमंड हेली को बताई थी। फिर इस एडमंड हेली ने पूछा था कि फिर ये अर्थ का पाथ क्या है, मतलब ये सर्कुलर है, सरफेस स्फीयर है, किस तरह है। तो न्यूटन ने इसका जवाब दिया था कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है और अर्थ खुद एलिप्स है। किस तरह एलिप्स है। अब न्यूटन ने ये डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस इन्वेंट बहुत पहले किया था, लेकिन उसने पब्लिश नहीं किया था। तो फिर जब एलिप्स का प्रूफ न्यूटन ने एडमंड हेली को भेज दिया, तो उस प्रूफ में न्यूटन ने डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह और ये डिफरेंशिएशन वगैरह यूज किए थे, इंटीग्रेशन ना। तो तब कैलकुलस का लेट से बर्थ हो गया, वो जो हम कहते हैं कि बर्थ ऑफ कैलकुलस। अब एक कुछ कहते हैं कि वो उसने कर दिया, एक लग्रांज नहीं, सॉरी, वो दूसरा लिबनीज ने किया था। लिबनीज ने पहले इंटीग्रेशन से किया था। लिबनीज ने जो पहले किया था वो इंटीग्रल कैलकुलस था, और न्यूटन ने जो पहले किया था वो डिफरेंशियल कैलकुलस था। मतलब पहले लिमिट्स वगैरह न्यूटन ने इस पर रिसर्च की थी और लिबनीज ने इंटीग्रल कैलकुलस पे की थी। सो व्हाट इज कैलकुलस, इसकी डिफिनेशन ये होगी, द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। किस तरह का चेंज यार, आपके दो वेरिएबल होते हैं ना। सपोज मैं एक y ले लेता हूँ, ट्रेडिशन ये कि मतलब y और x लेते हैं, सही है। अगर x चेंज हो गया 1 से लेकर 1.000001, देखो इतना स्मॉल चेंज आया है, 1 से लेकर इतना स्मॉल चेंज, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आता है, ये आपका कैलकुलस बोलता है।
इतने छोटे लेवल पे जो चेंज ना, मतलब जिस तरह ये 2.1 सेकंड में स्पीड निकालना, ये इसी से डिराइव हो गया है। मतलब ये डिफिनेशन यहाँ से बनाई गई है, इसकी ज़रूरत तब से पड़ गई। अब कैलकुलस यूज़ कहाँ पे होता है? ये आपके पॉपुलेशन से लेकर दुनिया में अभी तक जितनी डिस्कवरीज हो चुकी है, जितनी इन्वेंशन हो चुकी है, कैलकुलस टॉप पे है। मतलब अगर ये ना होता ना, लिटरली आप लोगों के शायद मॉडर्न फिजिक्स ही ना आता, क्योंकि इसके इतने कंट्रीब्यूशन है। ये जो हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी एक्चुअली आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। डिफरेंशिएशन कैलकुलस में आता है, इसकी जो एक्चुअल डिफिनीशन है। लेकिन ये तो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप लोग सारा देखेंगे कि कैलकुलस है। आप लोग पीएचडी तक चले जाए, आप कैलकुलस आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कैलकुलस का इतना इंपॉर्टेंस है। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि सिर्फ एक बंदे ने सवाल पूछ लिया था कि क्या अगर एप्पल गिरता है कि क्या मून भी गिरता है या नहीं। तो कैलकुलस में हम पढ़ते क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिमिट्स। लिमिट्स क्या है, लिमिट्स की जरूरत किस तरह की? यार देखें, फंक्शन का तो आप लोगों को पता है। खैर फंक्शन का हर सीरीज इंशाल्लाह हम जरूर अपलोड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन तो सारा मैथमेटिक्स जो चलता है वो फंक्शन से ही चलता है, हर जगह पे फंक्शन देते हैं। देखो कैलकुलस के अंदर भी हम फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमें आते हैं ना कि सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में लिख लूँ। अब y ऑफ 2 कितना होगा? मतलब x जब 2 पुट करो तो 2 स्क्वायर, सही है। तो ये तो मेरे पास 4 आ गया। लेकिन उनके पास ये एक वियर्ड एक्सप्रेशन आ गया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब उसने कहा कि जरा यहाँ पे 2 पुट करो, तो उसने जब 2 पुट कर दिया तो 4 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, तो ये तो ऊपर भी 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया। अब इसका किसी के पास जवाब नहीं था। यार देखें, नथिंग, 0 इज नथिंग, सही है। नथिंग डिवाइडेड बाई नथिंग, आप इसको 1 नहीं बोल सकते। ये एक इनडिटर्मिनेट केस है। अब इनडिटर्मिनेट क्या होता है वो पहले समझते हैं, क्योंकि कैलकुलस में हम सॉल्व ये इनडिटर्मिनेट केसेस करते हैं, इसी की वजह से तो कैलकुलस आया था। इनडिटर्मिनेट केसेस, ये मैं सिर्फ बेसिक हिस्ट्री बता रहा हूँ। बुक जब आप खोलेंगे आपको पहले यही चीजें दिखेंगी। मैं अभी वो सर्कल का भी बता देता हूँ कि सर्कल का एरिया पहले वो आर्किमिडीज के टाइम में किस तरह मालूम किया गया था। नथिंग डिवाइड बाय नथिंग, इससे 1 तो नहीं आता। अब क्यों नहीं आता वो समझने की कोशिश करते हैं। और इनडिटर्मिनेट केस क्या होते हैं? जब आपका ये आ जाए कि 0 डिवाइडेड बाई 0, सही है, या आपके पास आ जाए इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो कोई नंबर है, इसको हम नंबर की तरह डील करते हैं एक्चुअली, बट इसकी कोई लिमिट, हद नहीं है। अब वो तो हमें नहीं पता कि ये कितनी है, तो हम कितने कह सकते हैं कि ऊपर वाला इन्फिनिटी बड़ा है कि नीचे वाला, अनलेस आप डिफाइन करें वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इससे 1 नहीं आता और इससे भी 1 नहीं आता। क्यों नहीं आता वो समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, आप लोगों को ये 1/0 की मिसाल से दे देता हूँ। 1/0 हम लोग कहते हैं कि ये अनडिफाइन है। ये क्यों अनडिफाइन है? यार देखें, आप अगर 1 को 0.1 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 10। अगर आप 1 को 0.01 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 100 एंड सो ऑन। आप जितना ये नीचे डिनोमिनेटर छोटा करता जाए, आपके पास ऊपर पावर ज्यादा आती जाती है, सॉरी ऊपर जो रिजल्ट आता है वो ज्यादा आता जाता है। लेकिन ये तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ ना कि मैं 1 डिवाइडेड बाई माइनस 0.1 से कर लूँ ना। 0 को मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, रियल लाइन है ना, ये 0 है, ये 0 पॉजिटिव की 0.123 ये पॉजिटिव है, और ये माइनस 0.1 माइनस 0.2 ये नेगेटिव है। तो मैं इससे भी तो मेरे पास -10 आ रहा है। और फिर अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई माइनस 0.01 कर लूँ तो इसके पास साथ में रहता है -100, इस तरह सो ऑन, इसी तरह आएगा। लेकिन बस सिर्फ यहाँ पे फर्क हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये वाला आपका अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एक्चुअल 0 डाल देते तो बिल्कुल आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, सही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब बिल्कुल इसकी हद नहीं रहेगी। और ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपके पास एक इनडिटर्मिनेट लेट से एक अनडिफाइंड केस आ गया। आप नहीं बोल सकते कि इसको हम बोलते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये यही वाला सीन बन गया। 4 - 4 डिवाइड बाई 2 - 2 0/0। आप नहीं बोल सकते कि ये क्या बन रहा है। इन्फिनिटी को आप टच भी नहीं कर सकते। टच मतलब इन सेंस कि आप इसको नहीं देख सकते, वैल्यू नहीं दे सकते कि ये वैल्यू क्या है या ये एक नंबर है कुछ है। हाँ, आप लोग ये शायद आप लोगों को पता ना हो, हम लोग इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। हम इन्फिनिटी को मतलब डील नहीं कर सकते। इट इज अ नंबर बट ऐसा नंबर डील नहीं करते। हाँ, अगर आपने पीएचडी परस्यू कर ली मैथ्स में तो आप लोग पढ़ेंगे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल सिस्टम। उसमें इन्फिनिटी को भी मतलब वहां पे लेट से क्लोज लगाए जाते हैं, उसमें इन्फिनिटी को भी एज अ नंबर ट्रीट किया जाता है, सही है। तो ये तो हो गया लिमिट्स। तो लिमिट्स हम क्यों स्टडी करें? हम फंक्शन के बिहेवियर को देखते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बता दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, सही है, डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ये तो मुझे 0 दे रहा है, 2 पे 0 डिवाइड बाई 0 दे रहा है, इसका तो मेरे पास कोई आंसर भी नहीं है।
आप लोगों को मैं अभी इसका एक फन फैक्ट फिजिक्स में भी बताऊंगा कि इसका ये इनडिटर्मिनेट के आंसर क्या होते हैं। एक इनडिटर्मिनेट का ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट के इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। इनफाइनाइट नहीं, इन अ सेंस बहुत ज्यादा आंसर हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब मैं बताऊंगा फिजिक्स में कि ये किस तरह इससे आते हैं। अच्छा, तो अभी ये फंक्शन मुझे 0/0 दे रहा है 2 पे। अब मैं फिर 2 पे इसकी की वैल्यू किस तरह निकाल सकता हूं? तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 2 पे इसका ग्राफ ओपन होगा, मतलब वहां पे 2 इंक्लूड नहीं कर सकते। 2 इंक्लूड कर लिया, फंक्शन इनडिटर्मिनेट चला गया। सही है। तो वो क्या करते, वो इस तरह करते कि वो 2 पे 2 से थोड़े से इधर साइड के वैल्यूज देख लेते, थोड़े से इधर, मतलब वो पहले इस पे पुट करते हैं 2.00001, वो वैल्यू चेक कर लेते हैं, फिर 2.0000002 इस तरह वैल्यूज चेक कर लेते हैं एक्स की जगह, और फिर माइनस की तरफ जाते हैं 1.999, माइनस की तरफ नहीं, मतलब 2 के लेफ्ट साइड पे, 2 के लेफ्ट साइड पे क्या आएगा 1.999, फिर देखते हैं 1.9999998 वगैरह। सही है, इस तरह देखते हैं। तो आप लोग जब ये पुट कर लेंगे, अभी तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेटर नहीं, लेकिन जब आप लोग ये पुट कर लेंगे ना, तो आप लोग देखिए कि दोनों एक्सप्रेशन आपका इसकी तरफ जाते हैं 1.9, ये आपका दोनों एक्सप्रेशन आई थिंक 4 की तरफ जाएगा। x+2। तो जब आप लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे ना इसके अंदर, तो आपके पास जो वैल्यू जाएगी वो आप लोग देखेंगे कि वो 3.9999 के करीब जाएंगी। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि आपको फंक्शन का इस पे तो वैल्यू पता नहीं था 2 पे ना, 2 पे तो आप फंक्शन की बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन 2 से आपने थोड़ा सा आगे देख लिया, लेकिन इन्फिनिटली स्मॉल। मैं ये इन्फिनिटली स्मॉल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यही तो कैलकुलस की एक्चुअल मीनिंग है। इतने छोटे से चेंज पे देखो, x इतना छोटा चेंज हो रहा है। सही है, वो जो मैंने पीछे बात की कि x जितना छोटा होता जाता है, उसके रिस्पेक्ट में वो दूसरा वेरिएबल y कितना छोटा होता है वो। तो ये आप जब देखते हैं तो ये फंक्शन बिहेवियर 3.9 की तरफ जा रहा है, 3.999। इसको आप लोग 4। अच्छा, ये एक फन फैक्ट अभी मैं एक दूसरा भी यहाँ पे बता दूंगा। अच्छा, तो ये 3.99 की तरफ जा रहा है और ये 1.999 की तरफ जा रहा है। सही है। सॉरी, जब आप 1.999 पुट करेंगे इसमें इतनी छोटी वैल्यूज ना 2 के लेफ्ट साइड पे, 2 के राइट साइड पे ये वाली वैल्यूज आती है, 2 के लेफ्ट साइड पे ये वाली। जब आप पुट करेंगे दोनों के साथ आपके पास 3.99 आएगा, लेकिन एक्जैक्टली 2 पुट करना मना है। 2 अगर एक्जैक्टली आपने पुट कर दिया तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाएगा। 0/0 फॉर्म का कोई आंसर नहीं है, इसके बहुत ज्यादा आंसर हो सकते हैं। सही है। अब इसको हम सॉल्व किस तरह कर लेते हैं, तो हम इसको यूजुअली फैक्टराइज कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने किया x² - 4 डिवाइड बाई x - 2। सही है। अब देखो इसको मतलब गलत कौन कर रहा है, इसको ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा वाला नंबर दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये x - 2 दे रहा है इसको। अब यहाँ पे ये मैं x - 2 कैंसिल कर सकता हूँ ना, हाँ कर दिया। अब मेरे पास बच गया x+2। अब मैं इसमें 2 पुट करूँ तो मेरे पास तो 4 आते हैं, लेकिन इस ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो मुझे ये गिवन था, तो मेरे ग्राफ में 2 इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने 2 इंक्लूड कर दिया ये भी इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी, सॉरी ये 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, लेकिन ऊपर भी 0 बन रहा है। अगर नीचे 0 होता मैं मान लेते चलो इन्फिनिटी बन रहा है, लेकिन ऊपर भी तो 0 बन रहा है ना, इसलिए तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लिमिट्स को सॉल्व करने के मेथड है वो फिर चलो हम नेक्स्ट वीडियोज में एक्सप्लेन करेंगे। सही है। तो आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग इसका आंसर तो 0/0 से कुछ भी आ सकता था, 3.99 समथिंग आ सकता था। सही है। 3.99 को हमने 4 बोल दिया, लेकिन ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग। सही है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये बहुत लिमिटिंग है, लेकिन ये इतनी क्लोज है 4 के कि ये मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो चेंज है ना, ये तो मैंने इवन ज्यादा भी लिखा है। आपका ये जो चेंज होता है ना, ये आप लोग इतना नैरो समझे, जितना एक बाल कितना नैरो होता है ना, इतना नैरो चेंज आप समझे, मतलब अगर रिलेट करना चाहिए इतना नैरो चेंज आता है इसमें, और इसके बरक्स इस फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है वो फिर आप लोग देख सकते हैं। सही है। अच्छा, ये फिजिक्स का जो मैं फन फैक्ट बता रहा था, फिजिक्स में जब आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक आपका होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। तो कुछ जगह पे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे फोटोन वेव नेचर दिखाएगा, लेकिन वहां पे वो लोग फोटोन का रेस्ट मास 0 ले लेते, तो 0/0 फॉर्मेट बन जाते हैं। और अब मैंने कहा इसके मल्टीपल आंसर होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसको देते हैं कि वो वहां पे पार्टिकल नेचर शो करता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के मुताबिक वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा था, मैथमेटिकल रूल के मुताबिक 0/0 बन गया तो उन्होंने पार्टिकल बोल दिया, क्योंकि 0/0 के बहुत आंसर हो सकते हैं, इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं। सही है। और ये देखो, अब ये मैथमेटिकल रूल आपका फिजिक्स में यूज हो गया। सही है। इसलिए इनडिटरमिनेट केसेस आ गए थे। देखिए मैथ्स में जब कोई चीज मतलब पहली बार कोई गलती हो जाती है ना, अब ये एक क्वेश्चन आ रहा है इससे पूरा ब्रांच बन गया और वो ब्रांच अभी तक चल रहा है। सही है। और ये फिर आपका यूज होता है फिजिक्स में। सही है। और ये अभी दूसरा फन फैक्ट,
अगर आपका एक नंबर सपोज मैं बोलूँ 0.9 बार, इसका मतलब है कि 0.999 एंड सो ऑन फॉरएवर ना, हमेशा तक चले, ये 1 के बराबर होते हैं। जो नंबर आपका 9 की स्ट्रिंग से एंड हो, सपोज मैं बोलूँ 1.999 बार, सही है, मतलब इसका हमेशा तक 1.999 चलते रहे, ये आपका 2 के बराबर होता है, सही है। मैं एक छोटा सा इसका प्रूफ देता हूँ, बाकी नंबर के लिए आप खुद प्रूफ कर सकते हैं, सही है। 1/3 से क्या आता है 0.33, सही है, एंड सो ऑन हमेशा के लिए। तो 3 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं 1 इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन, सही है। तो ये इसका प्रूफ है। सिमिलरली आप उसको 6.99 के लिए भी कर सकते हैं, सही है, मतलब 6.99 आपका 7 के बराबर होगा। आप लोग ऐसे नंबर चूज कर ले जिसको डिवाइड करके वो आते हैं 0.9 आते हैं, उसके साथ 2 शिफ्ट हो जाता है या 3 शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपके पास 6.99 आ जाते हैं, सही है। तो 6.99 हमेशा के लिए ये आपके 7 के बराबर होते हैं, सही है। तो ये तो लिमिट्स की पहले इंट्रोडक्शन थी कि किस तरह यूज होते हैं। इसके बारे डेरिवेटिव पर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, डेरिवेटिव भी अभी कर लेते हैं। अब ये तो फंक्शन का आपके पास बिहेवियर था, सही है, कि फंक्शन किस तरह बिहेव करते हैं, हम लिमिट्स किस तरह निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, ये सिर्फ बेसिक से वो हिस्ट्री है। अच्छा, फिर 17वीं सेंचुरी में ये मसला आ गया था कि ये तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज मैं आपको बोली y इक्वल टू x, आप लोगों ने बहुत इसको देखा होगा, सही है, 45 डिग्री एंगल बनाती है। तो मैं आपको बोली कि इसका स्लोप क्या है। अब स्लोप क्या है वो इंशाल्लाह मैं एक अलग सी वीडियो स्लोप पे बनाऊंगा, क्योंकि स्लोप का, लेकिन वो लाइन के चैप्टर में आ भी जाएगा, उसमें उसके साथ डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, तो ये एक मेरे पास लाइन है, अब इसका मैं स्लोप किस तरह निकालूं। तो इसका जो जनरल रूल है ना, मतलब जो रूल होता है वो ये होता है लाइन के लिए, ओनली फॉर लाइन, सही है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट, 2 पॉइंट ले लो, अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब इसको नाम देते हैं राइज, ये जो परपेंडिकुलर है, और नीचे को देते हैं रन, ये जो आपका बेस है। तो फिर राइज डिवाइड बाय रन कर लो, राइज डिवाइड बाय रन, सही है। ये आपका बन गया स्लोप ऑफ दिस लाइन। आप किसी पॉइंट पे भी ये दो बना लो, ये रेशो सेम रहेगा, मतलब आपका राइज टू रन का रेशो सेम रहेगा, सही है। और इस लाइन के लिए आप बना लो ना, जो भी पॉइंट यूज करना चाहो, आपका 1 आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू x की लाइन है और इसकी एंगल 45 है, एंगल 45 बनाता है और इसकी स्लोप 1 है, सही है। अच्छा, ये तो नॉर्मल स्लोप हो गया। लेकिन अब कैलकुलस में स्लोप डेरिवेटिव किस तरह गया, व्हाट इज डेरिवेटिव, इसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह डेरिवेटिव का चैप्टर है, लेकिन ये मैं सिर्फ अभी वो हिस्ट्री के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, सही है। अब देखो डेरिवेटिव क्या करते हैं। अगर मैंने आपको ये दे दिया, सही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने आपको दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका मैं किस तरह, वो ये तो लाइन नहीं है, तो कर्व है, यहाँ पे तो मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता किसी भी पॉइंट पे। चलो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, यहाँ पे मैं कौन सा ट्रायंगल बना लूँ, सही है, यहाँ पे मैंने चूज कर लिया, तो मैं कौन सा ट्रायंगल बना लूँ। तो इसके लिए फिर मैथमेटिशियंस ने ये किया कि उन्होंने डेरिवेटिव का कंसेप्ट, और वो भी न्यूटन के कैलकुलस से आया कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कर्व वो आपको कहाँ पे मिलता है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करो। अब देखिए मैंने सिर्फ इस एक पॉइंट पर टच किया, एक एक्सिस को नहीं, इस कर्व को एक पॉइंट पर टच कर लिया, सही है। तो जो लाइन आपके कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे वो कहती है टेंजेंट लाइन, सही है, टेंजेंट लाइन। जो लाइन आपके कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा कर्व बना लेता हूँ, सही है। अब मैंने इसको सिर्फ यहाँ से एक टेंजेंट लाइन पास की जिसने यहाँ से सिर्फ टच किया, सही है, ये एक टेंजेंट लाइन है। तो द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन विल गिव यू द स्लोप ऑफ दिस कर्व। जो स्लोप इस टेंजेंट लाइन का होता है वो आपको इस कर्व का भी स्लोप दे देते हैं। तो अब डेरिवेटिव आपको ये सिखाएगा कि फिर ये टेंजेंट लाइन और ये स्लोप, ये फंक्शन, ये कर्व का किस तरह फाइंड करते हैं, सही है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिर इसका तीसरा आता है इंटीग्रेशन। ये नाम ही सुन के बहुत से लोग डर जाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब इसमें प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, बाकी किसी भी ब्रांच से, सही है। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है, यही क्वेश्चन है, यही कर्व है। देखो एक बंदे ने कहा कि चलो मेरे पास ये कर्व है ना, सही है, यहाँ से शुरू हो गया यहाँ तक खत्म हो गया। उसने कहा कि चलो मुझे ये एरिया जरा फाइंड करके दिखाओ। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम ये टूल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब ये मतलब अगर यहाँ पे सपोज ट्रायंगल होता ना, सपोज यहाँ पे मैंने इस तरह बनाया था, तो मैं कर देता कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, सही है। मैं तो ये कर सकता था, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास कर्व आ गया। अब इसमें मैं क्या बनाऊँ, यहाँ पे तो ट्रायंगल रेक्टेंगल बन भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह फिर आप लोग ये करते हैं कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सही है। अब इंटीग्रेशन किस तरह होता है वो नेक्स्ट है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि कैलकुलस है क्या, होता किस तरह। अच्छा, तो अर्शमीदेस के ज़माने में वो जो सर्कल की मैं बात कर रहा था कि वो सर्कल का एरिया किस तरह फाइंड करते थे। अब हमें तो पता है कि ये पाई आर स्क्वायर है ना, लेकिन ये डिराइव किस तरह हुआ है वो इस तरह कर लेते हैं कि उन्होंने सोचा कि चलो हम इसमें एक वो फिगर इंस्क्राइब कर लेते हैं जिसका एरिया हम मालूम कर सकते हैं, सही है। तो उन्होंने इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया। अब आप लोग नोटिस करें कि इस स्क्वायर का एरिया ये तो लेस है इस सर्कल से, लेकिन आप लोग देखिए ये एरिया सिर्फ इतना ज्यादा है इससे, सही है। सर्कल का सिर्फ ये वाला एरिया, ये और ये सम करके स्क्वायर से ज्यादा आता है, बाकी तो स्क्वायर के बराबर है, सही है। अब चलो दूसरा सर्कल ड्रा कर लेते हैं।
अब इसके अंदर उन्होंने वर्टिसेस बढ़ा ली, ये एक वर्टिसेस, ये दूसरा वर्टिस, ये तीसरा, ये चौथा, सही है। अब देखो इस फिगर का ये जो मैंने अभी इंस्क्राइब किया, इसका एरिया इससे तो ज्यादा है ना स्क्वायर से, तो इसका मतलब इस सर्कल का एरिया इस इंस्क्राइब उससे तो ज्यादा है फिगर से, लेकिन इस सर्कल के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। किस तरह कम है, मतलब अगर ये स्क्वायर का एरिया 2 है ना और ये सर्कल का 10 है, तो 10 - 2 से 8 का डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पे इस इंस्क्राइब फिगर का एरिया 4 होगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, और अभी भी इसका 10 है तो 10 - 4 6 आते हैं, तो 2 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ छोटा डिफरेंस है, यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है, सही है। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या किया कि वो जो मैं डेल एक्स टेंड्स टू 0 की बात कर रहा था, सही है, अब यहाँ पे डेल एक्स टेंड्स टू ज्यादा होगा, क्यों, देखिए आप लोग नोटिस करेंगे कि जब आप लोग ये वर्टिसेस ज्यादा बनाते जाएंगे तो आपका जो ये फिगर होगा ना वो उतना सर्कल के अंदर उसके बराबर आता जाएगा, मतलब ये आप इतना छोटा छोटा वर्टिसेस ज्यादा कर लेना। अब अनफॉर्चुनेटली मैं तो एग्जैक्टली कंप्यूटर की तरह ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग वर्टिसेस अगर इमेजिन करना है, ये इतने ज्यादा छोटे छोटे वर्टिसेस को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अंदर इंस्क्राइब कर रहे हैं, तो अगर आपके वर्टिसेस डेल वी अगर वो इन्फिनिटी को ट्रेंड कर जाए, मतलब इनफाइनाइट वर्टिसेस आप ड्रॉ कर ले, तो आपका एरिया ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड फिगर, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड फिगर ये आपका बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल के, मतलब सारा ही तो आपने इंस्क्राइब कर दिया ना, इसको आप लोग ये समझ लेंगे आपने सर्कल के अंदर सर्कल ही इंस्क्राइब कर दिया, बट एक्चुअली वो ये एग्जैक्टली उसका एरिया नहीं देगा, बस उससे 0.000001 एरिया कम देगा, तो बस हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन ये जो इसका प्रूफ आप लोग देखेंगे ना, तो वो इस तरह होता है कि मतलब वो उसमें छोटे छोटे इसको इस जो है ना ये सर्कल को ना इसको स्ट्रेटन कर लेते हैं और इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, या इसको एक ट्रायंगल, हाँ रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सही है, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो उन सब का इंटीग्रेशन करके आपके पास एरिया आ जाता है। इंटीग्रेशन हमेशा आपको क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। हमें चाहिए क्या, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया चाहिए, तो एरिया मालूम करने के लिए अगर हम रेडियस ले ले, पाई ले लेना, पाई तो आ जाएगा ना दरमियान में, तो हम एरिया मालूम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन ये पिछले जमाने में लोग इस तरह करते थे, वो जो गैलीलियो ने किया था ना पिछले, जो मैंने बताया कि s = 5t² आया था ना, उसने भी इसमें डेल एक्स 0 के बराबर लिया था कि अगर ये चेंज बहुत कम आ जाए, बहुत कम, सही है, इसका मतलब है डेल एक्स टेंड टू 0, मतलब है बहुत 0 के करीब आ जाए, 0.000001 इतना करीब आ जाए, सही है, या -0.0001 मतलब लेफ्ट साइड में, लेकिन ये बहुत स्मॉल, कितना स्मॉल, जितना मैंने बताया था कि हेयर की तरह जितना थिन अगर आप लोग रिलेट कर सकते हो, सही है। तो ये हमने लिमिट्स पढ़ ली, मतलब सिर्फ उसकी हिस्ट्री पढ़ ली कि ये क्यों होता है, कैलकुलस पढ़ ली, इस पर अभी मैं MCQs आप लोगों से मतलब बन सकते हैं ना कि कैलकुलस की वजह क्या आती है, हम पढ़ते क्या है, डेरिवेटिव हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन हमें क्या, इंटीग्रेशन क्या हमें देता है, एरिया अंडर द कर्व, डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप। अब देखिए मैं आपको एक अभी फिजिक्स का MCQs इससे सॉल्व करवा के देता हूँ, सही है। मैं आपको दे दूँ कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये गौर करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो लोग कहते हैं कि बस ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और वो टीचर कहते हैं कि d/t कर लो। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो आपको वेलोसिटी देते हैं। क्यों, ये डिफरेंशिएशन में आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ds डिवाइड बाई dt। ds/dt ये नोटेशन है सिर्फ, लेकिन ये आप लोग याद करें कि आपका जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो आपको वेलोसिटी देता है, सही है। तो सिमिलरली एरिया अंडर एनी ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर एनी ग्राफ, मतलब एनी ग्राफ, सपोज मैं आपको देता हूँ ना dt वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज मैं आपको बोलूँ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सही है। तो आप लोग वो टीचर बोलते हैं कि बस वो दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव है, और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसके जो मतलब एक्चुअल रीजंस हो गए ना बेसिक, वो इंशाल्लाह मैं इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में डिटेल से पढ़ा दूंगा कि ये मतलब फिजिक्स में कितना यूज होता है। आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हलवा होंगे ये मैथमेटिक्स का रूल अगर आपने सीख लिया। ये तो मैं अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, जो मैं सारा इसको एक्सप्लेन कर लूंगा ना इंशाल्लाह, पूरी वीडियो में एक्सप्लेन होगा कि किस तरह डेरिवेटिव है, किस तरह वो मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आता है वगैरह ना। अच्छा, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है, ये आपको फिर डिस्प्लेसमेंट देगा, सही है। इसी तरह एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, वो आपको वेलोसिटी देगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी आपको क्या देगा, तो वो एक्सेलरेशन